अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। कहते हैं पुलिस, वकील और डॉक्टर से जितना दूर रहे हमारी सेहत के लिए अच्छा रहता या बेहतर रहता। ये एक आम बात है जो अक्सर कही जाती थी। कोविड के बाद डॉक्टर भी इसका भी नाम इसमें इजाफा हुआ है। ताहम आजकल वकील तो अपनी जगह है, लेकिन आजकल सुप्रीम कोर्ट से मैं समझता हूँ कि या सुप्रीम कोर्ट के एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना बहुत ही दिलचस्प हो गया है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जब से एक अलग किस्म से सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को ले जा रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि फिल वक्त की हुकूमत की परेशानी बढ़ते चले जा रही है। बकौल चीफ जस्टिस की ज़ुबानी, मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कभी भी किसी किस्म का प्रेशर के आगे नहीं झुका। यही बात काफ़ी है कि उनकी हिम्मत और जुर्रत की दाद देने के लिए मरकज़ी हुकूमत साबिक़ में बहुत से ऐसे शतरंज के घोड़े की चाल चली है जहाँ पे किसी को मीटू के केस में फंसा दिया गया, किसी को गवर्नर बना के भेज दिया गया, किसी को राज्यसभा की सीट भी दे दी गई है। काम निकल गया तो उन्हें इनाम से भी नवाजा गया। मगर शायद अमृतकाल अब जो जिसे कहा जा रहा है मरकज़ी हुकूमत की तरफ से, उसमें मैं समझता हूँ कि ये पहला मौका है जब दिन में हुकूमत को तारे नज़र आने लगे हैं। महाराष्ट्र गवर्नर के फ़ैसले पे या उनकी कार्रवाई पे जिस तरीके से उनकी दखल अंदाजी थी हुकूमत में, उनके रिमार्क से लेकर मोदी हुकूमत पर भी जिस तरीके से फिल वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है, उससे हुकूमत की परेशानी काफ़ी हद तक बढ़ते चले जा रही है। इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एक अलग अजीब केस आया, बल्कि इसीलिए मैं कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के केसेस पे नज़र रखने की ज़रूरत है। शायद हो सकता है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मसरूफ़ रखने में या उनके फ़ैसले या उनकी काबिलियत पे क्या देखना चाह रहे आज़मा रहे नहीं मालूम। उसमें ये इस हफ्ते जो केस आया उसमें यह आया कि नेशनल कमीशन फॉर मेन की मांग की गई है या डिमांड रखी गई है। एक अर्ज़ी दाखिल की गई जिसमें यह कहा गया है कि शादीशुदा मर्द जिन्हें घरेलू तशद्दुद का सामना है वो ख़ुदकुशी कर लेते हैं। महेश तिवारी नाम के वकील ने अपनी एक दरख्वास्त दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। उसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के कुछ फिगर्स पेश किए हैं, जिसमें 2021 के रिपोर्ट के हवाले देते हुए उन्होंने बताया कि 1,64,000 के करीब मर्द हजरात ने ख़ुदकुशी की है। उसमें यह कहा गया है कि 81,000 या 81,000 के करीब उसमें शादीशुदा मर्द थे। तो 50% के करीब लोग जो हैं वो शादीशुदा थे, जबकि ख़वातीन की तादाद या शादीशुदा ख़वातीन की तादाद सिर्फ 28,000 थी ख़ुदकुशी करने वालों की। तो उसमें यह कहा गया है कि 33.2% के करीब लोग, शादीशुदा लोग, घरेलू मसाइल से परेशान होकर ख़ुदकुशी के तरफ उनका रुझान पैदा हो रहा है। इस साल की अगर हम बात करेंगे 2022 की, तो उसमें यह कहा गया है, अभी तक तो जो रिकॉर्ड आए हैं उसमें यह है कि 1,18,000 के करीब लोग मर्द हजरात ख़ुदकुशी किए हैं, जबकि 45,000 ख़वातीन ने ख़ुदकुशी की है। चुनाचे इस सिलसिले में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को इस मसले में क्या करना है के लिए या किस तरह ऐसे मसाइल को सुलझाने के लिए कुछ रहनुमाई खतूत जारी करने की इसमें दरख्वास्त की गई है। और साथ में मरकज़ी वज़ारत दाखिला के तवस्सुत से मुल्क के तमाम पुलिस स्टेशंस में, बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट्स हो, SHO हो, जो भी हो, मर्द हजरात के कंप्लेंट्स लेने के लिए भी एक वाज़े तौर पे हुक्मनामा जारी करने की ये भी दरख्वास्त इसी केस में की गई है। खैर, बहरहाल ये सब चीज़ है, कमीशन बनेगा नहीं बनेगा ये अपनी जगह है, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला था। लेकिन साहब की अगर बात करेंगे, साहब का जिक्र निकलने से, साहब की हुकूमत का जिक्र निकलने से ये बात भी याद आ गई कि इस हफ्ते पार्लियामेंट में एक तहरीरी जवाब में मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनेंस निर्मला सीतारमन ने बताया कि डायरेक्टली तो नहीं कहे, लेकिन यही तासुर दिया गया है कि नोटबंदी शायद फेल हो गई है और कैश का चलन हिंदुस्तान में बढ़ गया है। ये मसला इसलिए भी आया क्योंकि पहली बार वज़ीर फ़ाइनेंस ने नोटबंदी के ताल्लुक़ से या नोटबंदी की नाकामी के ताल्लुक़ से
अपना बयान बाज़ाब्ता तौर पे रिटन क्वेश्चन का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नोटबंदी के चलन से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है। फेक करेंसी को ख़त्म करने की बात हुई थी, ड्रग ट्रैफिकिंग और माफिया को लेकर या ब्लैक मनी को ख़त्म करने की बात हुई थी और 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई थी। ये कहा गया था कि उस वक्त 16,63,000 करोड़ रुपए पूरी हिंदुस्तान की मार्केट में घूमते फिरते हैं या उसका कारोबार होता है, तो उसको रोकने के लिए ये बात आई थी। लेकिन 2022 तक, मतलब 2016 से 2022 को पहुंचने तक ये तादाद कम करने की जो बात आई थी या डिजिटल करेंसी की बात आई थी, गूगल पे की बात आई थी, पेटीएम की बात आई थी, डिजिटल इंडिया की बात आई थी, लेकिन इस वक्त 2022 की अगर हम बात करेंगे तो अभी भी जो पैसे का चलन या कैश का चलन पूरी हिंदुस्तान में है वो 31,33,000 करोड़ के करीब हो गया है। भाइयों बहनों, मुझे 50 दिन दीजिए, ये वादा भी झूठा साबित हुआ। मासूम लोगों की जान चली गई, काफ़ी लोग पैसों को लेके परेशान थे। उसके बाद तो कोविड आया, एक सडन लॉकडाउन हुआ, अनप्लैन्ड लॉकडाउन जिसे कहते हैं, वो होने के बाद काफ़ी लोगों की भी जान चली गई। रोते हुए मोदी साहब आए थे 8 नवंबर को, मेरे पे निशाना ठोका जा रहा है, मैं अपने घर को, परिवार को, सबको छोड़ के देश को बचाने के लिए आया हूँ, ये बात हुई थी। लेकिन 2016 और 2023 में फ़र्क ये आ गया कि बेचारे मासूम हिंदुस्तानी अभी भी ये समझते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है या मोदी है तो सब चीज़ अच्छी है। बहरहाल जो लोग समझते हैं उनकी खुशफहमी उनके लिए काफ़ी है। लेकिन ब्लैक मनी आज के हिसाब से 31 लाख करोड़ की अगर बात आई तो इसमें ब्लैक मनी हो या माफिया हो या ड्रग फाइनेंसिंग की बात अगर है तो इस वक्त इत्तेफाक से इस वक्त गुजरात की असेंबली में सेशन चल रहा है, गुजरात की असेंबली का, वहाँ के वज़ीर दाखिला ने हर्ष सांघवी जिनका नाम है, उन्होंने एक बयान दिया है गुजरात असेंबली में कि 2021 और 2022, बल्कि 21 का पूरा साल, 2022 का दिसंबर तक का 1.5 साल में अगर देखा गया तो गुजरात में 5,300 करोड़ के ड्रग्स सिर्फ गुजरात पुलिस ने ही पकड़े हैं। या गैर कानूनी तौर पे जो ड्रग्स यहाँ पे आते हैं, काफ़ी बात हो सकती है कि पाकिस्तान से आया, गुजरात के साहिल पे पकड़े गया, ये बात अलग है, लेकिन पकड़े तो गए हैं गुजरात के साहिल पे या गुजरात की पुलिस ने पकड़े हैं। बहरहाल हिंदुस्तान जो गुलशन की तरह था, वो गुलशन को बर्बाद करने के लिए जो जहर फैलाया जा रहा है, वो सियासी जहर हो या ड्रग्स के ज़रिए हो, ये पूरे मुल्क के लिए ख़तरनाक साबित हो रहा है। नौजवान बेरोज़गार है लेकिन नशीला बनते चले जा रहा है, और नशीला बनने से देश का मुस्तकबिल, मैं करना तो ये चाहिए कि मुल्क का मुस्तकबिल जो नौजवानों पे टिका रहता है वो आहिस्ता आहिस्ता डगमगाता चले जा रहा है। अब तो हिंदुस्तान की फ़िज़ा भी इतनी जहर आलूद हो गई है, सियासी और ड्रग्स के चलन के हट के मैं अगर बात करूं तो हिंदुस्तान की फ़िज़ा भी इतनी जहर आलूद हो गई है कि दुनिया के 50 आलूदा शहरों में 39 के करीब शहर हिंदुस्तान के हैं जिनकी हवा जहर आलूद हो गई है। IQ एयर ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट इस हफ्ते जारी की है। उसमें बताया गया है, बल्कि उसमें 131 सेंटर से या शहरों से जो डेटा कलेक्ट हुआ था, 30,000 ग्राउंड बेस्ड मॉनिटर्स रख के हवा की जो क्वालिटी होती है उसकी रिपोर्ट जब आई तो उसमें पता चला है कि हिंदुस्तान के 39 शहर ऐसे हैं जहां पे जो पोल्यूशन का जो पैमाना होता है 2.5% का, उससे काफ़ी हद तक ज़्यादा है। तो अब हिंदुस्तान की जो माहौलियात का मामला है वो भी आहिस्ता आहिस्ता आलूदा होते चले जा रहा है। जहाँ तक तेलंगाना की बात है, तेलंगाना में भी सियासी मौसम गर्मा रहा है, और गर्माने के साथ साथ भी ईडी की नोटिस चीफ मिनिस्टर की दुख्तर कल्वाकुंतला कविता के नाम यहाँ पे आ गई है। पहले मरहले की पूछताछ भी हो गई है। दिल्ली शराब स्कैम में उनका नाम लिया गया था। उनके मुशीर जो हैं अरुण रामचंद्र पिल्ले, वो जेल में हैं।
इसके अलावा दिल्ली के जो मनीष सिसोदिया वज़ीर थे वो भी जेल में होने से उन्होंने भी अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। बहरहाल अब दूसरे राउंड की बातचीत या के लिए कविता को बुलाया गया है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि किस कर्मठ या ये चीज़ जाएगी, इसलिए कि दिल्ली शराब स्कैम का मामला जो है वो तकरीबन 5,000 करोड़ के करीब का मामला है और इल्ज़ामात तो काफ़ी लग रहे हैं, लेकिन जिस तरीक़े से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है उसको लेकर भी सियासी लोगों में काफ़ी हद तक बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। ईडी के रेड्स शहर में एक आम बात हो गए हैं। लोग ये कहा जा रहा है, बल्कि मरकज़ी हुकूमत में या शुमाली हिंद में ये बात ज़रूर कही जा रही है कि जुनूबी हिंद की जहाँ तक बात करेंगे वहाँ पे काफ़ी रकम हर एक के पास, इंडिविजुअल के पास अपने पास मौजूद है, तो वहाँ इसीलिए जुनूबी हिंद में ईडी के रेड्स हो रहे हैं। ये बात भी आम है कि कर्नाटका को जो रकम दी जा रही है या कर्नाटका के बहुत सारे मालदार लोग आजकल हैदराबाद को अपना मरकज़ बनाकर यहाँ से वो रकम को तकसीम कर रहे हैं। बहरहाल कर्नाटका के भी इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, तो वहाँ भी यही महसूस हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर से हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को तार तार करने की कोशिश हो रही है, नुकसान पहुँचाते हुए फ़ायदा उठाने की कोशिश हो रही है। ये बात यहाँ पे ज़रूर है कि आप तो अपनी गद्दी बचा लेंगे, लेकिन मुल्क के 140 करोड़ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, दलित, आदिवासी, ये सब लोगों में नफ़रत फैला के आप अपनी कुर्सी बचा लिए भी, तो फिर आगे चल के जो मसाइल पैदा होंगे वो मुल्क को होंगे, ना कि बीजेपी पार्टी को या किसी एक इंडिविजुअल को उसका नुकसान या फ़ायदा होगा। गर्मी का मौसम आ रहा है, पोल्यूशन अपनी जगह है, ड्रग्स का चलन अपनी जगह है, ब्लैक मनी की बात अपनी जगह है। दिल्ली में तो लोग आईसीई, मतलब बर्फ़ को तो आइस कहते हैं, लेकिन आईसीई का मामला कहकर डरते चले जा रहे हैं। आईसीई का फुल फॉर्म दिल्ली में ये है कि इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी, तो इन सब से बचने की दिल्ली में ये बात कह रही है। लेकिन चूँकि गर्मा का मौसम आ रहा है, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि गर्मा के मौसम के साथ साथ रमज़ान भी हमारे पास शुरू होने वाला है, तो बेहतर यह है कि अब जो महकमे मौसमियात ने कहा है कि गर्मी इस मरतबा काफ़ी शिद्दत से होने वाली है, सनस्ट्रोक्स का ख़तरा रहेगा और शुगर या डिहाइड्रेशन का ख़तरा बढ़ जाएगा, शुगर लेवल कम हो जाएगा। तो रमज़ान है, मैं यही दरख्वास्त करते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि इस बार धूप से बचने का बेहतरीन से बेहतरीन इंतज़ाम कीजिए। जितना हो सकता अगर आप धूप से बचेंगे और वही वक्त अगर घर में रहकर या मस्जिद में रहकर इबादतों में लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने रब को राज़ी करने में कामयाब हो सकते हैं। जो परेशानियों में मुब्तला हैं हम लोग, वो सब यहाँ पे ख़त्म हो सकते हैं। बहरहाल इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।